तो आइए मित्रों, थोड़ा सा राज्य व्यवस्था को भी हम लोग देखते चले, संविधान को, कानून को। अब जैसे आप एक चीज पढ़ते होंगे, संविधान। क्या? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान का जब आप संविच्छेद करेंगे तो संविधान होता है विधानों का संग्रह। विधान मतलब कानून, नियम, ये होता है संविधान। ज्यादा विशेष डीप में जाने की जरूरत नहीं, ना तो डीप से क्वेश्चन पूछेगा। संविधान क्या है, कैसे, तमाम बातें, तमाम परिभाषाएं हैं, उससे वही मतलब आप इतना जानिए कि नियम और कानूनों का लिखित संग्रह होता है। क्या होता है? लिखित संग्रह होता है। ठीक है। इसमें एक अनुच्छेद आप लोग जान लीजिए कि अनुच्छेद आर्टिकल है, इसको आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 ये कहता है कि संसद जिसमें जो कानून में संशोधन कर सकती है, उसको कानून में संशोधन करने की शक्ति दी गई है संसद को, कि जब चाहे तब कानून में संशोधन वो कर सकती है। ठीक है। अब संसद क्या होती है मैं बता दूं आपको। ये देखिए आपका राज्यसभा, ये है लोकसभा, और यहाँ है राष्ट्रपति। जब ट्रायंगल पूरा होता है तब होता है संसद। संसद का मतलब है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जैसे हमने बताया कि अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को देता है। जैसे किसी भी हर स्टेप से होकर गुजरना चाहिए, वहां से पास होना चाहिए। जैसे राज्यसभा में अगर मान लीजिए वो आ गया, भैया इसमें संशोधन ये किया जाएगा, तो राज्यसभा से पास हो गया तो उसको लोकसभा से भी पास होना जरूरी है। लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, तो उसका राष्ट्रपति से मंजूरी लेना भी जरूरी है। अगर राष्ट्रपति ने इनकार कर दिया, पॉकेट वीटो कर दिया कि ना नहीं करेंगे हम इस पर, रखिए, देखेंगे बाद में। तो ये होती है संसद। तो बहरहाल ये अभी आएगा, आगे सब कुछ आएगा। अब हम बताते हैं टेक्निकलिटी। अनुच्छेद 1 क्या है? अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत का एक लिखित संविधान होगा। लिखित शब्द हमने जोड़ा है क्योंकि संविधान में ऑलरेडी वो है। अब ये क्यों कहा गया? ये अनुच्छेद 1 में इतना ही है कि भारत का एक संविधान होगा। ठीक है। तो ये इसका तो कोई मतलब नहीं, जब संविधान बन रहा तो भारत का संविधान तो है ही। लेकिन यहां वही बात आ जाती है अनुच्छेद 368 की, कि हमारा संविधान जब शुरू हुआ उसमें कहा गया कि भारत का एक संविधान होगा, लिखित संविधान होगा। जैसे कोई सरकार मेजॉरिटी में आ गई, उसने कहा ना आज से संविधान वही होगा जो संसद पास करेगी, जो संसद कहेगी, जो प्रधानमंत्री बोलेगा वही कानून होगा। ऐसी कंडीशन आ गई तो समस्या है ना। कभी किसी की सरकार आ सकती है, वो अधिनायकवादी हो सकता है, वो उग्र स्वभाव का हो सकता है, नम्र विचारों का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो कहते हैं कि आज से मेरा आदेश ही संविधान है, जो मैं उसे बोलते वही संविधान। ऐसा भविष्य में न होने पाए, इसलिए इसमें अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत का एक लिखित संविधान होगा। ठीक है। अब इसके बाद भारत की परिभाषा दी गई। इसमें भारत क्या है? इसमें कहा गया भारत राज्यों का संघ है। ठीक है।
लेकिन भारत का राज्यों का संघ इस टाइप से नहीं है कि संघ कैसे बनता है, 1 2 3 राज्य मिले, कहे कि भैया आज से हम लोग एक अलग राज्य बनेंगे, अलग देश हम लोगों का होगा। तो यहाँ पे वैसा गणराज्य नहीं है, इसलिए गणराज्य कहा गया कि वैसा नहीं है, व्यवस्था में कोई छूट नहीं है कि आप अलग हो जाइए। शामिल होने के लिए तो है कि हम आपको शामिल कर लेते हैं, लेकिन आप अलग नहीं हो सकते हैं। ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है। जो भारत में इतने राज्य हैं, ये कोई समझौता का परिणाम नहीं है, जबरदस्ती का परिणाम है। नहीं, आपको इसमें रहना है, सोच समझ के आइए, लेकिन एक बार आ गए तो फिर जाना नहीं है, इसको तोड़ना, इसकी गरिमा को नहीं भंग करना है। अब देखिए, भारत की जब परिभाषा दी गई इसमें, भारत क्या है भैया, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र क्या क्या है, कौन कौन से होंगे जो भारत के राज्य क्षेत्र होंगे। तो पहली बात है, राज्यों का राज्य क्षेत्र होगा और केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्र होगा, और ऐसे अन्य क्षेत्र जो हमको सरकार मतलब सरकार को गिफ्ट मिल जाए, या सरकार जीत ले दूसरे देश पे आक्रमण करके, उसको भी शामिल कर ले। ये जितने भी राज्य क्षेत्र होंगे, ये सब टोटल मिला के क्या होगा, भारत होगा। अनुच्छेद 1 कितना है, ठीक है। और कितने राज्य क्षेत्र होंगे इसका पहली अनुसूची में वर्णन है। अब आ जाइए आर्टिकल 2 पे। आर्टिकल 2 क्या कहता है भैया, ये कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। देखिए, है बहुत इंटरेस्टिंग। पहले तो ये कहा गया कि भैया भारत राज्यों का संघ होगा। कौन कौन राज्य होंगे, केंद्र शासित भी उसमें होंगे शामिल, राज्यों के राज्य क्षेत्र भी शामिल होंगे, और कहीं युद्ध वगैरह में कुछ मिल गया या कहीं से गिफ्ट वगैरह मिल गया, किसी देश ने दे दिया भारत को, आप ले जाइए, वो भी भारत के संघ में शामिल हो जाएगा, वो भी भारत होगा। अब दूसरे में ये कहा गया कि ये बताइए कि नए राज्यों का प्रवेश, जैसे जनसंख्या बढ़ी, या मान लीजिए नहीं जनसंख्या बढ़ी, किसी दूसरे देश को जीत लिए, सपोज करिए अभी पाकिस्तान पे आक्रमण हो, बांग्लादेश पे हो, या कहीं भी हो, उनका कुछ क्षेत्र अर्जित कर लिए, तो उसको भारत में आने के लिए, शामिल होने के लिए कानून, एक्ट पास करना पड़ेगा ना। वो कौन करेगा, और राष्ट्रपति कह देगा कि हो जाएगा कि नहीं भैया ये भारत का क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जी बोल दिए तब हो जाएगा, नहीं ये भारत का क्षेत्र है, इतने का नहीं। इसकी शक्ति केवल संसद को होगी। किसको होगी, संसद को शक्ति प्राप्त होगी कि वह नए राज्यों की स्थापना करे या उनको प्रवेश दे, ठीक है। अब जैसे इसका एक उदाहरण बताऊंगा आपको। सिक्किम एक राज्य था, कौन राज्य था, सिक्किम। सिक्किम राज्य था, तो सिक्किम तो था तो भारत के साथ, लेकिन उसमें गणना नहीं थी। गणना क्यों नहीं थी, वह अर्जित क्षेत्र था। वहां के जो लोग वो चाहते थे कि हम भारत में शामिल हों। पहले वो स्वतंत्र देश हुआ करता था, एक अलग राज्य हुआ करता था, जिससे कोई मतलब नहीं था, उसकी अपनी सब कुछ पॉलिसी थी। तो सिक्किम, इसको फिर 35वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। 35वां संविधान संशोधन करके सारा राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 36वें में इसको 78 में, सॉरी 75, 1975 में 36वां संविधान संशोधन करके इसको भारत में शामिल कर दिया गया कि नहीं भैया आप भारत के राज्य क्षेत्र हैं। तो कहने का मतलब इसकी शक्ति की बात करता है कि नए राज्यों की स्थापना करेगा कौन, संसद करेगी, ठीक है।
अब देखिए अनुच्छेद 3 पे आइए क्या कहता है। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण क्या, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों का नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन, ये इसके बारे में डिटेल देते हैं आर्टिकल 3। ठीक है। इसने कहा कि किसी राज्य को, जैसे हमने बताया अभी मान लीजिए उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा था, यहाँ से लेकर उत्तराखंड तक कहीं पहाड़ है कहीं पूरा समतल है, तो प्रशासन में दिक्कत होती थी, योजनाएं बनाने में दिक्कत होती थी कि एक ही योजना कैसे वहाँ उत्तराखंड में लागू होगी, उत्तर प्रदेश में कैसे वही लागू होगी, इसलिए उसको अलग किया गया। ये सब संसद ने किया। ठीक है। इसमें यह कहा गया कि संसद किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, पुराने राज्य को तोड़ सकती है, दो भाग कर सकती है, वर्तमान राज्य का जो नाम है, जैसे उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश रख दे, नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसके क्षेत्रों को घटा सकती है या उसके क्षेत्रों को बढ़ा सकती है। ऐसा कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश अलग हुआ, कौन कौन राज्य बने बटा, तो उत्तर प्रदेश उत्तरांचल, ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, झारखंड बिहार से अलग हुआ, 21 अनुच्छेद अलग हुए अनुच्छेद 3 के तहत। ये कौन करेगी? संसद करेगी। अब तो भैया बड़ा मुद्दा ये है कि सब संसदें करेगी, तो संसद का प्रावधान क्या होगा उसका भाई? संसद कैसे करेगी उसको? या तो 2/3 बहुमत से ले या तो सामान्य बहुमत से ले, कैसे करेगी? इसके बारे में अनुच्छेद 4 में कहा गया कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत, 2 का मतलब अगर कोई राज्य आ जाए बाहर से उसको शामिल कर लें, 3 का मतलब किसी राज्य को तोड़ना है, 2 भाग में करना है, 3 भाग में बांटना उसको है। तो अगर कोई भी ऐसा संशोधन करती है संसद, तो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आएगा। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि वो 368 के तहत नहीं आएगा। सामान्य बहुमत 50% + 1, मतलब सरकार जो कह देगी हो जाएगा। सामान्य बहुमत से आ गई, लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया, काम खत्म। अब उसमें प्रक्रिया मत जाइए 2/3 बहुमत, ऐसे बहुमत वैसे बहुमत, ठीक है। अब देखिए इतना तो हमारे कानून में वर्णन है, अब समस्याएं कहाँ कहाँ आती हैं। मेन प्रश्न आते हैं समस्याओं से। जैसे भारत जब स्वतंत्र हुआ तो आप लोग पढ़ते होंगे कि नेहरू जी ने रियासतों का एकीकरण का जिम्मा दिया पटेल को, पटेल जी ने रियासतों का एकीकरण किया। पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी इसीलिए कहा गया। तो 1948 में जब भारत स्वतंत्र हुआ 47 में, 1948 में ये चर्चा हुई कि यार बताओ भारत में राज्य कितने रहेंगे, क्योंकि कानून तब तक लागू नहीं था, मतलब ढेर सारा लागू था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को कानून लागू हुआ। तो 1948 में कहा गया कि यार एक आयोग बनाओ जो ये बताए कि हमारे कितने राज्य होंगे और कैसे कैसे राज्यों का निर्धारण किया जाएगा, कौन सा राज्य कहाँ से कहाँ तक रहेगा। इसके लिए 1948 में एक यस्केधर आयोग बना था, यस्केधर आयोग।
ठीक है। एसके धर आयोग बना 1948 में, क्योंकि भारत विभिन्न भाषाओं का संगम है, समूह है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं लोग बोलते हैं। तो ये कहा गया कि ये बताइए कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का बंटवारा किया जाए या भाषाई आधार पर, मतलब यहाँ हिंदी बोलते हैं भैया ये अलग राज्य रहेगा, यहाँ तेलुगु बोलते हैं ये अलग राज्य रहेगा, यहाँ मराठी बोलते हैं ये अलग राज्य रहेगा। तो ऐसे तमाम राज्य बन जाते हैं। ऐसा भी हो कि किसी को असुविधा भी न हो और काम भी हो जाए, भारत का डिजाइन भी बन जाए पूरा राज्यों का। तो उसके लिए एसके धर आयोग बना। एसके धर आयोग ने ये कहा कि भैया अगर हम भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा करते हैं, राज्यों का निर्माण करते हैं, तो पूरे भारत में पता नहीं कितने राज्य बनेंगे और भारत टूट जाएगा। कल को राज्यों के बीच आपसी द्वंद्व होगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार सामंजस्य नहीं बना पाएगी। वो कहेंगे ना हम भैया तेलुगु में बोलेंगे आकर के संसद में, हम तेलुगु ही बोलेंगे, आंध्रा से आए हम तेलुगु में बोलेंगे, उत्तर प्रदेश पहुंचे का हम हिंदी बोलेंगे भैया, महाराष्ट्र को आया करना हम मराठी बोलेंगे, तो बड़ी समस्या होगी भाई। इसलिए इन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का बंटवारा होगा। किस पे? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। अब जब इनका डिसीजन आ गया कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बंटवारा होगा, तो हो गया विवाद। उस विवाद को सुलझाने के लिए 1948 में ही उसी समय एक नेहरू, पटेल और सीतारमैया, इनको एक समिति भी बोलते हैं, जेवीपी समिति, ऐसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, जेवीपी समिति भी इसको कहते हैं। ये 1948 में बनी। 1948 में बनी। इसने क्या कहा, नेहरू जी बहुत चालाक आदमी थे, उन्होंने कहा कि अभी हम कोई डिसीजन दे देते हैं कि भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा होगा, पुनर्गठन होगा, कि प्रशासनिक आधार पे। अगर हमने प्रशासनिक दे दिया तो भाषाई वाले चिढ़ जाएंगे, बवाल खड़ा कर देंगे, और भाषाई पे दे दिया तो प्रशासनिक वाले खड़ा कर देंगे बवाल, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसने कहा एक काम करो, इस समिति की रिपोर्ट इतना है कि जब तक भैया थोड़ा सा इसको स्थगित करिए, सब मैटर स्थगित करिए, जब तक थोड़ा सा देश का विकास किया जाए, भुखमरी है, इतना ज़्यादा खुदा फैली हुई है, पहले इसको दूर किया जाए। इसने इसको स्थगित कर दिया, ठीक है। अब स्थगित करने का दिक्कत क्या हुई, आंध्र प्रदेश जो था, आंध्र प्रदेश के थे पोट्टी श्रीरामुलु, अच्छे नेता थे और वाकई जननेता थे। उन्होंने कहा कि यार ये तो गजबे बेवकूफ बना गए सब। एक तो आया वो कहा प्रशासनिक आधार पर करेंगे, हम आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषी लोग हैं तो कैसे दिक्कत हो जाएगी इसमें। इसने कहा ना, अगर तेलुगु भाषी प्रदेश बनाइए, नए आंध्रा का निर्माण करिए, ये आंध्र प्रदेश अलग रहेगा, किसी मिला उला नहीं रहेगा बंगाल बिहार में, क्योंकि हम तेलुगु बोलते हैं। नेहरू जी कहाँ मानने वाले, कहे कि अगर इसकी बात मान लेते हैं तो तमाम पे कल कोई कन्नड़ी खड़ा हो जाएगा, कल कोई मराठी खड़ा हो जाएगा, एक हमारा भी अलग राज्य बनाइए। माने नहीं। इसने पोट्टी श्रीरामुलु ने क्या किया, गांधीवादी नेता था पोट्टी श्रीरामुलु, इसने कर दिया अनशन। कहा कि भैया हम मर जाएंगे, आमरण अनशन करेंगे, लेकिन बांटो। नहीं बांटे लोग, मर गया। अब मर गया तो बवाल खड़ा।
अब जब बवाल खड़ा हो गया तो उसी समय 1953 में ही जिस समय हमारा उसी समय घोषणा की गई कि ना अब भैया तेलुगु भाषी प्रदेश आंध्रा को अलग राज्य बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर वही नेहरू जी चालाक तो थे ही, दिमाग में एक तो मर गया भैया, इतना लंबा बवाल हो गया, एक तो भाषाई आधार पर तो बन गया, आंध्र प्रदेश का निर्माण हो गया भाषाई राज्य का। कल को कोई दूसरा डिमांड न करने लगे, ऐसे आमने सामने बैठने लगे। उन्होंने एक फजल अली आयोग बनाया। ठीक है, फजल अली आयोग, फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया 1953 में ही, उनके मरते ही बनाए। ठीक है, फजल अली आयोग चूंकि जस्टिस थे भाई, नेहरू जी का खास निर्देशन, ये बंदा कम चालाक तो था नहीं, इसने कहा भैया भाषाई आधार पे अलग राज्य का निर्माण तो मान्य होगा, हम मान लेते हैं, कर देंगे आपका, लेकिन ये हमको स्वीकार नहीं होगा कि एक राज्य और एक भाषा। जैसे आंध्र प्रदेश में क्या पढ़ाई जाती है, तेलुगु तो पढ़ाई ही जाती है, हिंदी भी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, सारे प्रशासनिक काम लगभग इंग्लिश में ही होते हैं। तो कल को और डिमांड करने लगे कि ना भैया आप कोई भाषा नहीं चलेगी हमारे राज्य में, खाली अब तेलुगु में पढ़ेंगे, तेलुगु में सारा काम करिए। उधर मराठवाड़ा चिल्लाने लगना भैया मराठी में ही सब कुछ लिखा पढ़ी, सब कुछ मराठी में होगा, हिंदी अंग्रेजी नहीं चलेगी। तो फजल अली आयोग ने कहा कि भाषाई आधार पे तो हम आपके मान लेते हैं, लेकिन एक राज्य और एक भाषा स्वीकार नहीं है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इन्होंने क्या कहा, भाषाई आधार पर राज्य निर्माण ये मान्य है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु एक राज्य एक भाषा स्वीकार नहीं होगी। ठीक है, ये नहीं कि घोषणा कर दें भैया राजभाषा एक है रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक राज्य एक भाषा स्वीकार नहीं होगी। और इसके बाद पटेल जी लग गए अपने काम में, और 1 नवंबर 1956, 3 साल के बाद, हाँ 1956 में बने भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। क्या बने, 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ आपका अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। 1 में क्या कहा गया कि भैया भारत का एक संविधान होगा। कैसा संविधान होगा, लिखित संविधान होगा। कोई भी सरकार आकर के कोई भी संविधान संशोधन करके ये नहीं कह सकती कि भारत का लिखित संविधान नहीं होगा, ये पहली चीज। दूसरे में ये कहते हैं कि संसद विधि बना सकती है, जैसे ठीक समझे किसी नए राज्य को प्रवेश दे सकती है। तीसरे में ये कहा गया अनुच्छेद 3 में, भैया पहले तो हो गया भारत का कानून होगा, अब भारत में आते कौन कौन लोग हैं उसमें बताया हो गया, भैया राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है, ये आएंगे। फिर अगला प्रश्न उठा अनुच्छेद 2 के लिए कि अगर कौन जीत ले तो, अरे भैया जीत ले तो संसद ऐसा ठीक समझे कि कानून बनाकर तो उसको अपने शामिल कर लेगी, लेकिन यह अधिकार किसका होगा, केवल संसद को होगा। अच्छा, बात ये भी समझ में आ गई। अब एक मुद्दा फिर फंसा कि मान लो 2 भाई हैं, अलग होना चाहें तो भैया एक पहाड़ी है एक मैदानी है, शासन कैसे चलेगा। राज्य का नाम बदलना चाहें तो
राज्य का नाम बदलना चाहें तो, राज्य के 3 भाग करने चाहें तो वो उसका अनुच्छेद 3 में वर्णन किया गया कि संसद इसके बारे में निर्णय लेगी जैसा ठीक समझेगी। किसी राज्य का नाम बढ़ा सकती है, क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा सकती है, राज्य का नाम बदल सकती है, कुछ भी कर सकती है, संसद ही करेगी। लो भाई, आप तो सबसे बड़ा बवाल, संसद करेगी कैसे? तो संसद इसको साधारण बहुमत से करेगी। अनुच्छेद 4 में कहा गया कि इसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 368 में दिया गया है संसद कानून में परिवर्तन कर सकती है। संसद का कानून में परिवर्तन करने का अधिकार और तरीका बताया गया उसमें। तो उसमें कहा कि अगर उन तरीकों का पालन हुआ कि नहीं हुआ कोई मतलब नहीं है। जैसे एक उदाहरण दूं आपको, अभी समझ में थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। लोकसभा की बैठक हुई, भैया उत्तर प्रदेश का नाम आज उत्तर प्रदेश होगा। अगर 368 के तहत होगा तो सबका वोटिंग कराया जाएगा कि भैया वोट डालो आकर के कि तुम पक्ष में हो कि नहीं पक्ष में हो। वोटिंग होगा, राज्यसभा में जाएगा, तब राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब फाइनल काम होगा। लेकिन इसके अनुच्छेद 4 ही कहता कि नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष बोल दिया भैया उत्तर प्रदेश का नाम आज से फला प्रदेश होगा। हाथ उठाइए, कितने लोग पक्ष में हैं, हाथ उठाए। कितने लोग विपक्ष में हैं, हाथ उठाए। अध्यक्ष महोदय के जो लगा कि एक पक्ष में हाथ ज्यादा हैं, गिनना नहीं उनको है, ये लगा कि इस पक्ष में हाथ ज्यादा हैं, निर्णय दे दिया उन्होंने। एक तरीका और इसका होता है कि जितने लोग इस पक्ष में हों भैया उत्तर प्रदेश का नाम बदला जाएगा, वो आवाज लगाएं, सब लोग बोलेंगे यस सर, जो लोग पक्ष में हैं। फिर पूछेंगे जो लोग विपक्ष में हैं वो आवाज लगाएं, विपक्ष वाले बोलेंगे नो सर। अब अध्यक्ष महोदय को किसकी आवाज ज्यादा सुनाई पड़ती है, ये भी व्यवस्था हमारे कानून में कि जिसकी आवाज उनको लगता है कि नहीं इधर तो शोर ज्यादा था, इधर आवाज ज्यादा थी, तो इसी का ही मान्य होगा। तो ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक हो गया। और अगले एपिसोड में हम आपको बताते हैं, एपिसोड में नहीं मतलब जैसे अगले वीडियो में हम बताते हैं आपको नागरिकता कैसे अर्जित की जाती है, नागरिकता है क्या, भारत में कैसी नागरिकता है, कब संशोधन हुआ उसमें, कब क्या हुआ, और उसके साथ साथ फिर आगे बढ़ा जाएगा मूल अधिकार। तो धन्यवाद, इतना पढ़िए आप लोग। छोटा छोटा कैप्सूल आप लोग तैयार करिए। जब ये बेस है, जैसे हमने ये बेस बताया है, ये बेस आपका तैयार होगा तो ये देखिएगा आगे कितना प्रयोग होगा इसका। मूल अधिकार में आएंगे तब उसमें प्रयोग होगा, नागरिकता में आएंगे तो उसमें प्रयोग होगा इसका। हमने बताया कि मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि एक दूसरे से कोरिलेट कर दूंगा, संबंध है सब में आपस में, उस संबंधों को बस जान लीजिए, बस संबंध आपको पता होगा क्या संबंध है, बस रटने की जरूरत कहाँ उसको है फिर। तो धन्यवाद, देखिए फिर आप लोग।